हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। शुरू से बिल्कुल प्रारंभ से पढ़ेंगे, वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा सा उनको गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे ताकि वो आसानी से समझ में आए और आगे जो व्याकरण पढ़ेंगे हिंदी की उसमें वो मदद करें, हेल्प करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। तो ऊपर लिखा है जैसा कि हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, तो लिखा है वर्णमाला एक दृष्टि में वर्ण तालिका। तो वर्ण तालिका को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। वर्णमाला एक स्वर और एक व्यंजन। वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। फिर उसके बाद है स्वर को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11, यानी कि 4 हास्य स्वर और 7 दीर्घ स्वर। इनको अगर मिला दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 11। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 41 है। मिलाकर कितने हो गए स्वर और व्यंजन? 52। दो अनुस्वर होते हैं जिनको अनुस्वर कहते हैं और अयोगवाह भी कहते हैं। अयोगवाह का मतलब जिनकी गिनती नहीं होती है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, स्वर दो प्रकार के, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। तो हास्य स्वर में 4 आते हैं, अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ू, ऐ, ओ, औ। ये आपके हो गए दीर्घ स्वर और ये हो गए आपके हास्य स्वर। हास्य स्वर होते हैं 4 और दीर्घ स्वर होते हैं 7। तो हास्य स्वर और दीर्घ स्वर ये आपके हो गए। अब चर्चा करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन जो हैं आपके, व्यंजन के अंतर्गत आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। फिर से एक बार देखेंगे ध्यान से। व्यंजन के अंतर्गत आते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब इसमें देखिएगा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से आते हैं। स्पर्श जो पहला है स्पर्श व्यंजन, यानी कि स्पर्श व्यंजन जिसके अंतर्गत ये का वर्ग से पा वर्ग तथा अणा और ढा, ये स्पर्श व्यंजन के हो गए। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये समझेंगे आगे, समझिएगा यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। फिर अंतस्थ व्यंजन में 4 आते हैं, आप ध्यान रखेंगे, या, रा, ला, व। या, रा, ला, व अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, व 4 हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, व। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह में थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, इसीलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, स, ह, श, स, ह। तो ये जो हैं ऊष्म व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 है। फिर आपका है आगत व्यंजन। आगत, आगत का मतलब होता है ये कहीं न कहीं दूसरी भाषाओं से इनको शामिल किया गया है, आए हैं दूसरी भाषाओं से, चाहे वो हमारी अरबी हो सकती है, उर्दू भाषा हो सकती है। तो इसलिए आगत व्यंजन कहते हैं, जिसमें ज, इसको जा नहीं पढ़ेंगे, ज और फ, फा नहीं, फ, इनमें नीचे लगा हुआ है हलंत जैसा कुछ पॉइंट लगा हुआ है, बिंदी जैसी, तो पढ़ेंगे ज और फ, ये आगत व्यंजन है। और फिर आपका लास्ट में है संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है, जिसको हम कहते हैं छ, त्र, ज्ञा और स्र। छ, त्र, ज्ञा, स्र। छ, त्र, ज्ञा, स्र। तो ये हो गए आपके व्यंजन। फिर से एक बार देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 27 हैं, उनको पढ़ेंगे हम अलग से। का वर्ग से लेकर पा वर्ग, हर एक वर्ग में 4 होते हैं। फिर उसके बाद 2 आपके अड़ा और ढा, तो ये हो गए 27। तो आपके ये व्यंजन, तो स्वर, 2 स्वर,
हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर में छोटा, छोटी, छोटू और ऋर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए, ऐ, ओ, औ। तो 4 हास्य स्वर और 7 दीर्घ स्वर मिला दिए तो 11 हो गए। स्वर 11 हो गए और व्यंजन हो गए आपके 41। तो 11 और 41 52 और 2 अनुस्वर या अयोगवाह भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा लिखा हुआ है नोट, अड़ा औढ़ा उत्क्षिप्त और जा और फा विदेशी हैं, यानी कि ये दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये जा और फा दिए हैं तो ये विदेशी हैं, आगत कहा गया। आगत मतलब ये दूसरी भाषाओं से आए हैं। तो याद करने का तरीका रहेगा सही, जा और फा आगत व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? आगत व्यंजन। जरा एक बार फिर से देखते हैं, ऊपर लिखा हुआ ये आगत व्यंजन। आगत व्यंजन ये हैं आपके जा और फा, ये संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त का मतलब होता है मिलना। ये 2 अक्षरों से यानी 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन हो गए। ऊष्म का मतलब बताया था गर्मी, तो ये श, स, ह, इनको बोलने पर मुंह में तो गर्मी ऐसी महसूस होती है, तो इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। स्पर्श व्यंजन आपके हो गए का वर्ग से लेकर पा वर्ग, और 2 स्वर हो गए, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। 4 हास्य स्वर, 7 दीर्घ स्वर। कुल मिलाकर स्वरों की संख्या हो गई 11 और व्यंजनों की संख्या हो गई 41। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण क्या दिया है? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण ये आप यहाँ देखेंगे, स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान। यानी जब हम उनको उच्चारण करेंगे तो कैसे उच्चारण करेंगे, अपने मुंह के किस स्थान से, कि हम गले से कर रहे हैं, तालू से कर रहे हैं, या दंत से कर रहे हैं, जीभ कहाँ लग रही है। तो ये विभिन्न चीज़ें दी गई हैं। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सा अक्षर किस, उनका उच्चारण स्थान कहाँ है। महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है वर्ण का नाम, तो वर्ण का नाम हो गया तो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ। तो इनको समझेंगे। कंठ, कंठ्य मतलब कंठ, कंठ मतलब गला जो नहीं, कंठ, कंठ ये दिखा हुआ है, उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है। दूसरा दिया तालव्य, तालव्य मतलब तालू। तालू क्या होता है? मुंह के ऊपर का जो हिस्सा होता है, छत, जहाँ जीभ लगाएंगे ऊपर मुंह के, तो वो तालू कहते हैं। मुंह के ऊपर की छत का जो पिछला हिस्सा है, पिछला हिस्सा, एक अगला हिस्सा जो दांत के बिल्कुल पास के ऊपर वाला हिस्सा है, वो तालू कहलाता है। मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में क्या होता है? ये जो मूर्धन्य लिखा है, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। अब इसको समझिएगा, मुंह के छत, मुंह के छत का अगला भाग, जैसे ये देखिएगा मुंह के भीतर के छत का अगला भाग। तो इसमें क्या है कि कंठ प्लस तालु, तो कंठ का मतलब गला हो गया और तालु का मतलब हो गया कि मुंह के ऊपरी हिस्सा यानी छत। कंठ और तालु से कंठ तालव्य भी कहते हैं। कंठ साथ में कंठ का भी स्वर निकलेगा, गले का भी स्वर निकलेगा, और जीभ कहाँ लगेगी जाके? वो मुंह के ऊपरी वाले हिस्से में, छत में लगेगी। ओष्ठ का मतलब ओष्ठ प्लस कंठ, ओष्ठ का मतलब होंठ हो गए और कंठ का मतलब गला, यानी कि जीभ लगेगी कि जाके कहाँ से? होंठों में, यानी कि होंठ बंद होंगे, होस्ट, और कंठ से निकलेगा स्वर। तो जैसे इनको समझेंगे आगे। और फिर अगला है ओष्ठ, ओष्ठ कह लो या होंठ कह लो, यानी कि इनको बोलते समय तो क्या होगा? होस्ट का, यानी कि ऊ, ऊ, ऊ। ये देखिए लिखा हुआ आगे ऊ और बड़ू, छोटा ऊ और बड़ू, तो इसमें होस्ट भी है और ओठ भी। बड़ू बोलते हैं तो हमारे दोनों होठ जो हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्पर्श करते हैं। अब इनमें देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं, समझिएगा। कंठ में देखते हैं। कंठ में, कंठ में देखिए क्या है? हास्य स्वर अ और दीर्घ स्वर आ। तो ये स्वर ना तो कहीं जीभ लग रही है, सिर्फ गले से आवाज निकल रही, आ। तो ये हो गए कंठ, यानी कि ये जो वर्ण है, कौन सा अक्षर? अ और अ जो है हास्य स्वर है, बताया था। देखिए जिनमें मात्राएं लगी हैं वह दीर्घ स्वर हैं, जो, और जिनमें मात्राएं नहीं लगी हैं वह हास्य स्वर हैं। जैसे छोटी, छोटा, ऋर, छोटा ऊ, तो ये क्या है? हास्य स्वर हैं। और जिनमें मात्रा लगी है वो
दीर्घ स्वर हो गए। तो देखिए कंठ से निकलेंगे अ, फिर है तालव्य। अब इसमें एक और चीज़ है, निरानुनासिक मौखिक स्वर, तो तो मौखिक स्वर में तो आ ही बोलेंगे, अनुनासिक स्वर में तो उसमें ऊपर अंग और आ लग जाएगा। तालव्य देखिएगा, तालव्य में तालव्य तालु, मुंह के भीतर की छत का पिछला हिस्सा। ई ई ई बोलेंगे तो ई वड़ी, ई तो मुंह के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वहाँ पर स्पर्श हो रहा है। वैसे ही ई मूर्धन्य में देखेंगे मुंह के भीतर की छत का भाग। रिर रिर जब बोलते हैं तो जीभ जो है वो कहाँ लग रही है, अगले हिस्से में, यानी कि दांतों के ऊपरी हिस्से में, उसे मूर्धन्य कहते हैं। ये शब्द याद कर लो, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, होस्ट, तो समझने में आसानी होगी, क्योंकि शब्दों का अर्थ अगर सही से समझ लिया तो फिर उसको अच्छे से समझना आसान हो जाता है। उसका जो भी विवरण है या उसकी व्याख्या है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। ओष्ठ, ऊ और बड़ू, तो जब इसको बोले ऊ तो ये क्या आ रहे हैं, दोनों होंठ जो हैं वो पास आ रहे हैं। जब हम ऊ और ऊ बोलते हैं तो दोनों होंठ जो हैं वो स्पर्श होने को होते हैं, पास में आते हैं। तो ये देखिए वर्ण उच्चारण स्थान है। एक उच्चारण स्थान होता है कंठ, ध्यान देंगे, कंठे उच्चारण स्थान। दूसरा है तालव्य, जिसको तालु कहते हैं, मुंह के ऊपरी हिस्से की जो भीतरी छत होती है। एक मूर्धन्य होता है जो वर्ण नाम है और उच्चारण स्थान मूर्धा कहते हैं, वो मुंह के भीतर की छत का अगला भाग जो दांतों के पास में। तो कंठ प्लस तालु कंठ तालव्य हो गया, ओष्ठ प्लस कंठ कंठोष्ठ हो गया, और ओष्ठ हो गया जिसमें होंठ जो है स्पर्श करते हैं। तो ये आपके हो गए 4। एक बार फिर से देखते हैं इसको, देखिएगा, कंठ ये दिया है, दूसरा तालव्य और मूर्धन्य और ओष्ठ, ये सभी क्या हैं, वर्ण के नाम और उच्चारण स्थान। वर्ण ध्यान रखेंगे, कंठ के हो गए अ, तालव्य के हो गए ई और मूर्धा के हो गया रिर, ए ओ औ। तो ए जो है वो कंठ तालु में हो गए, ओ औ जो हो गए ओष्ठ में हो गए। ये जो ए और औ जो है वो कंठ तालु और ओष्ठ तालु में हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण जो इसमें बिंदु हैं, हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन कहेंगे इसको, तो समझिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण, पहला वाला है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं, प्रश्न है स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण, यानी उच्चारण जब हम उन्हें बोल रहे हैं, उनका उच्चारण कर रहे हैं, तो उनका किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो। यानी जब हम उनको बोलें तो किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो, और बिना किसी सहायता, दूसरे वर्ण की सहायता से, यानी उनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की भी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे वर्णों को, ऐसे अक्षरों को हम स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है, ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के तथा किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, दूसरा पॉइंट है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, देखिएगा, जब हम उच्चारण करें तो हास्य स्वर को बोलने में कम समय लगेगा और दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगेगा। जैसे छोटा और बड़ा, एक में मात्रा लगी है तो छोटा को बोलें अ और बड़ा को बोलेंगे अ, तो बड़ा को बोलने में ज़्यादा समय लगा और छोटा को बोलने में कम समय लगा। तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों को बोलने में, यानी स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ कहते हैं। दीर्घ मीन्स होता लंबा, हास्य मीन्स होता कम। ऐसे समझ लो, हास्य का मतलब छोटा यानी कम, और दीर्घ का मतलब लंबा। तो जिसको बोलने में कम समय लगे हास्य स्वर, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगे दीर्घ स्वर। चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा है, जैसे वही अभी हमने बताया, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर अगला है,
हास्य स्वर कौन से? 4 हैं जिनमें मात्रा नहीं है, ध्यान रखें। अ, ई, उ, ऋ। मूल स्वर कौन कौन से? यही मूल स्वर हैं। 4 जो हास्य स्वर हैं वही मूल स्वर हैं, अ, ई, उ, ऋ। और इनमें जब मात्राएं लग जाती हैं तो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो कौन कौन से? अ, ई, उ, ए, ओ, औ। और जो अंग और आ हैं वो उन्हें अनुस्वर कहते हैं, ध्यान रखेंगे, अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। अगला देखिएगा, आगत स्वर। आगत में क्या है? आगत स्वर है। देखिए आगत व्यंजन पढ़े थे अभी। आगत व्यंजन में पढ़ा था ज, जिसमें ऐसे पॉइंट लगा था, और एक पढ़ा था फ। क्या पढ़ा था? फ। जैसे ज और फ। तो ये आगत हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं आगत। और एक यहाँ पर है आगत स्वर अ, ध्यान रखेंगे, ऊपर अनुस्वर की बिंदी रखी हुई है। और फिर आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है अग्र स्वर हैं। अग्र स्वर में कौन से आते हैं? ई, बड़ी, ए, ये अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर कौन से हैं? अ। पश्च स्वर, मध्य, देखिए अग्र का मतलब आगे वाले, मध्य मतलब बीच वाले, पश्च मतलब बाद वाले। समझिएगा इसको, अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच, पश्च मतलब बाद वाले। तो मध्य, जो मध्य स्वर है वो अ है। पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ, आ। समृत स्वर ई और ऊ है। अर्ध समृत हैं ई और ऊ। विव्रत हैं आ, ए, औ। अर्ध विव्रत हैं ए, ओ, व्यंजनों की संख्या। अब आ जाते हैं आप व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजनों की संख्या 41 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 बताया था। स्पर्श व्यंजन में आते हैं का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में ये जो आपके हैं व्यंजनों की संख्या है 41। कितनी है? 41। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म का मतलब गर्मी, ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिसमें बोलते हैं श, स और ह, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, एक बार फिर से देख लेते हैं व्यंजनों की संख्या और व्यंजन, तो आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पर दिए गए हैं व्यंजन, तो देखिएगा व्यंजन में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, और 2 आपके अड़ा और डा, तो हो जाएंगे 27। 5 वर्ग हो गए, का वर्ग, खा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग, खा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। 5 वर्ग हो गए, और हर वर्ग में 5 अक्षर, तो 5 5 25, और 2 ये जुड़ जाएंगे 27। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 27। अंतस्थ व्यंजन में या रा ला व, अंतस्थ व्यंजन या रा ला व, अंतस्थ व्यंजन या रा ला व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में आते हैं श, स, ह, ऊष्म व्यंजन, गर्मी देने वाले। आगत जो विदेशी भाषाओं से लिए गए, ज, जा नहीं पड़ेंगे, ज, फ। संयुक्त व्यंजन में आते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, छ, त्र, ज्ञ और स्र। 4, 4, 2 आगत, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 27 स्पर्श व्यंजन। एक बार फिर से देखते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत, संयुक्त व्यंजन। चलिए फिर देखते हैं नीचे। तो 41 व्यंजन हो गए, स्वर हो गए 11। और अब आगे आ जाते हैं, ये देखिएगा व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान। थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। देखिएगा, ये देखिए कंठ, ये एक देख लेते हैं पहले। एक तरफ नाम दिए गए हैं। कंठ मतलब कंठ यानी गला। तालव्य मतलब तालु, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, जो छत है ऊपरी हिस्सा, उसके पीछे वाला हिस्सा, एक आगे वाला हिस्सा जो दांत के पास है। फिर है मूर्धन्य, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। देखिए मुंह की जो छत है उसका अगला भाग मूर्धन्य है, और मुंह की छत का जो पिछला भाग है वो तालु है। दंत मतलब ऊपरी दांतों के निकट से, अगर एक एक दांत ऊपरी हिस्सा और एक दांत का निचला हिस्सा, तो दंत जो है ऊपरी दांतों के निकट से। ओष्ठ मतलब दोनों होंठ। तालव्य मतलब तालु, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, वो तालव्य हो गया। देखिए ऊपर लिखा है तालव्य, फिर देखिए इसको, तालव्य तालु, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, और यहाँ है तालव्य, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। यानी ये दोनों जो हैं अगला और पिछला भाग, ये दोनों तालव्य में आएंगे, चाहे अगला भाग हो चाहे पिछला भाग हो। लेकिन यहाँ मूर्धा है तो मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, तो ये यहाँ पे थोड़ा इन्होंने कन्फ्यूज़न कर दिया है।
फिर है वर्तर्ष, वतर्ष, वत्शर्य कहेंगे इसको, गलत पढ़ रहा हूँ, वत्शर, वत्शर्य, दंत और प्लस मसूड़ा, यानी कि मसूकड़ जो लगे और दांत में भी लगे, दांत जहाँ से निकलते हैं ना मसूकड़, वहाँ पे जाके जीभ जो है टकराए, उसे में कहते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं? स, ये र ल, स र ल, दंतोष्ठ, ऊपर के दांत, निचला होंठ, यानी होंठ जो है दंतोष्ठ। तो जैसे ब, व पढ़ेंगे तो होंठ निचला वाला लगेगा कहाँ? ऊपर वाले होंठ में लगेगा। ये देखिएगा, इसको समझिए फिर से। अब देखिएगा ऊपर कंठ, कंठ दिया है, कंठ, तो कंठ में क्या है? क ख ग घ ण। फिर से देख लेते हैं नीचे से। तो कंठ में, कंठ वाले स्वर में इनका जो स्थान है वो कौन से हो गए? क ख ग घ ण। फिर है तालव्य, तालव्य में च छ ज ज, जा जा है और ज है, यानी आगत व्यंजन, झ और व। फिर है मूर्धन्य, मूर्धन्य में आगे ट ठ ड ढ ण अण, ढ, ये ढ ढ अण, ये मूर्धन्य में। ट टा जब भी बोलते हैं तो आपकी जीभ कहाँ लग रही है? अगले हिस्से में, पिछले हिस्से में नहीं लग रही। देखिए मुंह के भीतर के छत का अगला भाग, ट ठ ड ढ ण। तो जब आप बोल रहे हैं तो आपकी जीभ कहाँ लग रही है? भीतर के अगले हिस्से में। दंत, ऊपरी दांतों के निकट, जब आप बोलिएगा ता बोल रहे हैं ऊपर दांतों के निकट, थ द ध न, जीभ कहाँ लग रही है? दांतों के निकट। आप बोलने का अभ्यास भी करें तो आपको समझ में भी आएगा। होस्ट, दोनों होठों से, प, जब भी बोलेंगे तो दोनों होठ जुड़ जाएंगे, प फ फ, फ एक है फ और एक है फ, फ फ, ब भ म। तो ये हो गए ओष्ठ। फिर है तालव्य, फिर आ गया तालव्य में श य, ये दोनों आपके हैं अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। श या र ल व श, सा जो आता है वो आपका ऊष्म व्यंजन में, या जो आता है वो आपका अंतस्थ व्यंजन में। फिर है वातश्र, दंत और मसूड़ा, स र ल, दंतोष्ठ, ऊपर के दांत और निचला होंठ। व बोलेंगे, व खुला रहेगा होंठ, पूरा होंठ मिलेगा नहीं, व, तो निचला होंठ लगेगा दांतों में, ऊपरी दांतों में। मूर्धन्य में भीतर की छत का अगला भाग, स स स। फिर है स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र मतलब क्या है? कंठ के भीतर स्थित, कंठ के भीतर स्थित कौन सा हो गया आपका? देखिए ये ह, कौन सा हो गया? ह। और फिर आपका दिया है उत्क्षिप्त, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आ जाए, अड़, एकदम झटका लग रहा है। देखिए अड़, अढ़ा, अड़ा ढ, ये अड़ा अढ़, ये हो गए आपके उत्क्षिप्त। तो देखिएगा आज पढ़ा हम लोगों ने वर्णमाला के अंतर्गत आगत ग्रहित ध्वनियाँ, फिर ये सब चीज़ें दी गई हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अयोगवाह, ये सब चीज़ें दी गई हैं। फिर अब यहाँ पर उनके बारे में है। आगत व्यंजनों की संख्या 2, संयुक्त, इसको एक बार फिर से इन्होंने रिवीजन के रूप में दिया गया। आगत व्यंजनों की संख्या, आगत व्यंजन 2, संयुक्त व्यंजन 4, का वर्ग ध्वनियाँ 5, चा वर्ग की ध्वनियाँ 5, टा वर्ग की ध्वनियाँ, ता वर्ग की ध्वनि याद करना है, पा वर्ग की ध्वनि। तो ये हो गए 5 वर्ग। देखिए का वर्ग में का खा गा घा णा, चा वर्ग में चा छा जा झा हुआ, टा वर्ग में टा ठा ढा ढा णा, ता वर्ग में ता था धा धा ना, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं या रा ला वा, और अर्ध स्वर में आते हैं य और व। फिर है लुढ़ित व्यंजन, लुंढित व्यंजन र, पार्श्विक व्यंजन ल, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, या ऊष्म व्यंजन कह लो, या साथ में ऊष्म संघर्षी व्यंजन, स श स ह, ये आपके हो गए। फिर आप देखिएगा उक्षिप्त व्यंजन में आपके उत्क्षिप्त, यानी कि जिनको जीभ जो है एकदम झटके से नीचे आए, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो कौन से हो गए आपके? अड़ा अढ़ा, ये आपके। फिर अघोष व्यंजन, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ श स ह स। सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तथा अड़ा अढ़ा
ज, ज, य, र, ल, व, ह सभी एवं सभी स्वर सघोष हैं। अल्प प्राण व्यंजन फिर अगला है। अल्प प्राण व्यंजन क्या है? प्रत्येक वर्ग के जो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। अब देखिए वर्ग जो आ रहे हैं वो कौन से, समझिएगा। वर्ग जो शब्द यहाँ आ रहा है, वर्ग ये वाले, का वर्ग, चा वर्ग, ये वर्ग हैं। तो इन वर्गों में जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसमें देखिएगा ये सघोष व्यंजन। तो सघोष व्यंजन में लिखा है अघोष, पहले अघोष फिर है सघोष। तो अघोष में क्या है? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। तो जैसे ये देखिए, प्रथम वर्ण क और द्वितीय वर्ण ख, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अघोष व्यंजन। ठीक, और क्या दिए हैं? फ, श, स, स, ये भी क्या है? अघोष व्यंजन। सघोष में क्या हो गया? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। अब देखिए तृतीय में कौन? ग, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यानी तृतीय, चतुर्थ, ग, घ, अणा, फिर ग, घ, अणा, सबका जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम क्या हो जाएगा? सघोष। क्या हो जाएगा? सघोष। ये देखिए, तो ये समझना है, ये वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, यानी कि ऊपर दिए गए हैं, इनको समझना है। ये जो दिए गए हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इनका ये जो पहला, दूसरा, ये प्रथम, द्वितीय, तो ये क्या हो गए? प्रथम, द्वितीय, ये वर्ण, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, ये हो गए आपके अघोष। और तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये वर्ण क्या हो गए? ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो गए सघोष। ये ऐसे आपको समझना है ध्यान से। ठीक है। अब ऐसे अल्प प्राण है, प्रत्येक वर्ण के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण। और महाप्राण में आते प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्वर्ण तथा ऊष्म वर्ण, ये महाप्राण कहलाते। नासिक के व्यंजन ये कहलाते अणा, वा, अणा, ना, मा। कंठ व्यंजन क, ख, ग, घ, अणा, जो पहले का वर्ग के हैं वो कंठस्थ व्यंजन आपके कहलाते हैं। कंठस्थ व्यंजन, ये जो कंठ व्यंजन है, ये कंठस्थ व्यंजन, ये कंठ। तालव्य व्यंजन ये है, मूर्धन्य व्यंजन आपके ये है। तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य, दंत, ये ऊपर पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा क्या क्या किस प्रकार से दिए गए हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे विराम चिन्ह और एक पेपर भी सॉल्व करेंगे, तो आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, एंड डू हार्ड वर्क. Practice makes a man perfect. So please keep it up. Thank you.